नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? बहुत बेहतरीन। तो प्यारे बच्चों, आज से आपका रीजनिंग का एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो 2024 ईयर के जितने भी एग्जाम होंगे बेटा, उन सब एग्जाम्स के लिए आपका ये कंप्लीट बैच रहेगा। बेटा एक बार मैं आपको इस बैच के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि कैसे कैसे ये बैच अपने होने वाले हैं, क्या क्या जानकारियां इनमें कवर करेंगे। इन सारी बातों को बेटा आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्लास को पढ़ना शुरू कर देते हैं। गगन भैया अभी उस पर डेट कुछ अनाउंस नहीं है, 2024 में मोस्टली मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है तो सब में काम करेगा। बेटा ये जो आज हम कोर्स आपके सामने स्टार्ट करने वाले हैं, ये रीजनिंग का एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है। बच्चों फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये होता है कि हम चीजों को लेवल 0 से, फाउंडेशन को हिंदी में बोलते हैं नींव, तो ये एक नींव प्रकार का बैच होगा। देखिए जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको पता है बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नींव। बिल्डिंग की नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी ही शानदार, उतनी ही अच्छी, उतनी सुंदर बन सकती है। तो हमारा बच्चों प्रयास ये है कि हम इस बैच में कंप्लीट रीजनिंग पढ़ें, और वो भी बिल्कुल लेवल 0 से। इससे पहले बच्चों आपने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी, फर्स्ट टाइम आप पढ़ना शुरू करते हैं, 100% स्कोर कैसे आएगा इस बात के बारे में काम करेंगे। ये बच्चों जो कंप्लीट आपका बैच रहेगा, ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए कवर किया जाएगा। यानी इसमें हम केवल प्री एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, प्री और मेंस का पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। हम जानते हैं बच्चों प्री और मेंस में सेम प्रकार की रीजनिंग आती है, कुछ टॉपिक पर्टिकुलर मेंस में आते हैं तो उनका भी हम पूरा कवर करेंगे, ताकि आपको मेंस के लिए कोई अलग से काम करने की आवश्यकता ना पड़े। सर ये पूरा बैच कवर करने में लगभग 4 महीने का टाइम लगेगा, नियर अबाउट, लगभग, ऑलमोस्ट। यहां बच्चों आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट की क्लास मिलेंगी, प्लस उन पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करवाई जाएगी प्रॉपर। हर एक बात की बेटा आपको पीडीएफ मिलेगी, क्वेश्चन शीट आपको मिलेंगी, ताकि आप उन पर सेल्फ प्रैक्टिस कर पाएं। आज तक उस टॉपिक के एग्जाम में जितने सवाल आए हैं उनकी भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा, और इस बार जो पीडीएफ बेटा मैंने थोड़ी चेंज कर दी है, एग्जाम वाइज सीजीएल के 5 सालों के क्वेश्चन अलग, सीपीओ के अलग, एमटीएस के अलग, स्टेनो के अलग, जीडी के अलग, अलग अलग एग्जाम में तोड़कर दे दूंगा, ताकि जो भी आपके एग्जाम का टारगेट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी पूरी कर पाए। यहां दोस्तों जो कोर्स पढ़ेंगे वो रीजनिंग के सारे एग्जाम, चाहे आप बात करो सीजीएल की, चाहे बात करो सीपीओ की, चाहे बात करो सीएचएसएल की, चाहे बात करो स्टेनो की, चाहे बात करो कोई जेई के एग्जाम की, चाहे बात करो एमटीएस के एग्जाम की, चाहे आपका जीडी का एग्जाम हो बच्चे, या कोई आपका स्टेट पुलिस का पेपर हो, या बच्चों इसके अलावा कोई आपका रेलवेज का एग्जाम हो, ये सारे आपके कवर इसमें हो जाएंगे। देखिए बैंकिंग का सिलेबस आपका यहाँ 100% कवर नहीं होगा, बिकॉज बेटा रीजनिंग बैंकिंग की बहुत अलग आती है, तो बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं। बैंकिंग के अलावा जो स्टेट पुलिस के एग्जाम होते हैं, रेलवेज के एग्जाम होते हैं, सीएचएल के एग्जाम होते हैं, ये सारे बच्चों टॉपिक आपके कवर होंगे। यहां बच्चों जो प्रॉपर आपकी रीजनिंग चलेगी ना, ये 4 महीने में कोर्स होगा, और लगभग मैं आपको इस पे पूरे 4 पार्ट में करवाऊंगा। 4 पार्ट में कुछ विशेष ऐसा नहीं होगा, बस ऐसा है कि हमने टॉपिक वाइज चीजों को ब्रेक कर रखा है, और 4 पार्ट में चीजें आपको डिवाइड करके दे दी गई, ताकि आप एक एक पार्ट को समझते जाएं, रीजनिंग आपकी साथ साथ में कवर होती रहे। अब यहां बच्चों जो 4 पार्ट आपके होंगे, इनमें टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। कुछ ऐसा किया गया है कि जो पार्ट 1 के टॉपिक है ना वो डिफरेंट है, पार्ट 2 के टॉपिक डिफरेंट है, पार्ट 3 के टॉपिक डिफरेंट है, और पार्ट 4 के टॉपिक डिफरेंट है। आपकी जो क्लास रहेगी ये रेगुलर बेस पे मंडे टू फ्राइडे रहेगी बेटा, सैटरडे और संडे आपकी क्लास नहीं होती है। हम आपको मंडे टू फ्राइडे बच्चों क्लास पढ़ाया करेंगे। क्लास का समय आपका 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा, फिक्स टाइम रोज आपका 3 से लेकर 4:30 बजे तक पढ़ेंगे, और 1.5 घंटे की आपकी क्लास रहेगी रोज। हम एक वीक में 5 दिन और रोज 1.5 घंटे की क्लास पढ़ेंगे। सब चीजें लेवल 0 से होंगी बेटा। जो बच्चे बेटा मैथ्स के बारे में कह रहे हैं, बच्चों मैथ्स का बैच जो आपका होगा वो आपका चलेगा तारीख मंडे, जो भी नेक्स्ट आएगा मंडे से बचे, जो अगला मंडे आएगा तब से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तब से आपकी बेटा नई बातें शुरू हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 3 आपका मंडे से लाइव हो जाएगा। अब बच्चों आप कह रहे हैं जी आज सैटरडे है, बच्चों देखो ऐसा होता है कि मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे और संडे आपका ऑफ होता है। अब मान लीजिए किसी दिन, किसी बेटा संडे को मान लो, या मंडे को, या ट्यूसडे को, वेडनेसडे को किसी अर्जेंट कारण से कुछ फैमिली के का फंक्शन, कुछ कार्यक्रम, कुछ हेल्थ इश्यू, क्लास नहीं हो पाती है,
तो वो क्लास आपकी सैटरडे और संडे को हो जाया करेगी। सैटरडे और संडे बेटा साथ में हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है, बिना कोई दिक्कत के आप सारी बातों को पढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं बेटा बैच किस प्रकार पढ़ने वाले हैं वो जानकारी आपको मिल गई होगी, आपने बैच के बारे में बातों को समझ लिया होगा। तो आइए दोस्तों, आज बहुत टाइम लिए बिना आपके साथ मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज और कल बेटा डेली आपकी क्लास होगी, और आज के साथ बच्चों हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। दैट टॉपिक नेम इज कैलेंडर। एक काफी आसान टॉपिक है बच्चों, ये एक काफी बच्चों ये इजी टॉपिक है जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक बच्चों आपने देखा भी होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। ये देखो, ये हर साल पेपर में नहीं आता है बच्चों, ये ईच एंड एवरी ईयर पेपर में नहीं आता है। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे बेटा तो आप ये समझ पाएंगे कि हर साल में, हर एग्जाम में आपको ये पेपर नहीं मिलेगा। कभी कभार किसी किसी एग्जाम में इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं और किसी किसी एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते। तो बेटा यस कृपा, अगर मान लीजिए किसी दिन क्लास कोई पोस्टपोन होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपके शेड्यूल में आपको दिख जाएगा। आप लोग इस बैच में एनरोल कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, आपको समस्या नहीं आए। क्लियर? सुरेंद्र भैया, पार्ट 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ आवश्यक टॉपिक जिनका नाम आप सुन लीजिएगा, फिर बेटा बातों को बंद करो, क्लास शुरू करते हैं अपन। पार्ट 1 में बच्चों तो टॉपिक करेंगे, ये एक टॉपिक होगा कैलेंडर, एक टॉपिक होगा क्लॉक, एक इसमें टॉपिक आएगा कटिंग ऑफ क्यूब, इसी टॉपिक में आपको करवाएंगे डाइस, इसी में आपका आएगा बच्चों ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन का ही एक टाइप होता है कोडेड रिलेशंस, वो भी इसी में आएगा। इसी टॉपिक में बच्चों आप लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, हिंदी बोलते हैं दिशा और दूरी, और इसी में आपको मिलेगा रैंकिंग टेस्ट। ये इतने टॉपिक बच्चों आपको पार्ट 1 में मिलेंगे, ये इतने टॉपिक आपको पार्ट 1 में मिलेंगे। पार्ट 1 में ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं। तो अब बेटा बिना फालतू के कमेंट किए अब बातों को पढ़ने पर ध्यान दो। कैलेंडर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझो। कैलेंडर के कॉन्सेप्ट किस प्रकार मिलते हैं, कौन कौन सी बातें होती हैं, कैलेंडर के सवाल कैसे करते हैं, क्या इनमें फॉर्मूला काम करता है, क्या इनमें कॉन्सेप्ट काम करता है, पेपर में सवाल ये किस प्रकार से करें। तो आओ इन सारी बातों को एक बार डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों मैंने इस टॉपिक का आपको वेटेज बता दिया कि एक क्वेश्चन पेपर में आता है, और वो भी हर साल हमेशा नहीं आता है, कभी कभी आता है। सीएचएसएल में इसके क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं। कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल का पेपर भी आपसे बच्चे देंगे बेटा, जाहिर सी बात है, जो बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है वो सीएचएसएल के एग्जाम भी देता है। तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सीएचएसएल में, तो वो भी आप बड़े अच्छे से कवर करना है। अब इसके लिए ना जरूरी है बच्चों कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी। कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका सिस्टम क्या है, कैलेंडर के सवाल क्रैक कैसे होते हैं, ये जानकारियां समझने के लिए काम करेंगे। प्यारे बच्चों टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बच्चों आज जो कैलेंडर आप और हम यूज कर रहे हैं, आज जो हम टॉपिक यूज कर रहे हैं कैलेंडर, ये कैलेंडर एक्चुअल में अपने इंडिया का कैलेंडर नहीं है। ये कैलेंडर बच्चों बनाया गया था पोप ग्रेगरी द्वारा, जो रहने वाले थे बच्चों रोम के। रोम इटली का शहर है, आप लोग जानते हैं। यहां के रहने वाले पर्सन थे, इन्होंने इस कैलेंडर को बनाया था, जिनका नाम था पोप ग्रेगरी 13, और इन्हीं के नाम के आधार पर इस कैलेंडर का नाम पड़ा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये आपके जीके की बात है। कई बार जीके में ये सवाल पूछ सकता है कि दुनिया भर में प्रयोग किए जाने वाले कैलेंडर का नाम क्या है। तो कैलेंडर का नाम है बच्चों ग्रेगोरियन कैलेंडर, और ये किनके नाम पे बनाया गया था, तो ये पॉप ग्रेगरी के नाम पर बनाया गया था, जिन्होंने इस कैलेंडर को हमें पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये बात एकदम लॉजिकल है। बच्चों इन्होंने जो कैलेंडर बताया ना, उसमें साइंटिफिकली चीजों को यूज करा। इन्होंने हमें यह बताया कि हमारी पृथ्वी, हमारी धरती सूर्य के चारों ओर गोल 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 चक्कर काट रही है, और एक पूरा चक्कर काटने में लगभग लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है बच्चों, एक पूरा चक्कर काटने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लगता है। और इसी टाइम को बच्चों इन्होंने नाम दे दिया ईयर का, इसी को इन्होंने नाम दे दिया वर्ष का। अगर हम ईयर की बात बताएं, वर्ष की बात बताएं, तो वर्ष क्या होगा, तो वर्ष आप कहना जितने समय में पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर काट लेती है, तो उसको हम ईयर से डिनोट करते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया कि पूरा चक्कर काटने में पृथ्वी को 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लगता है, लगभग अप्रोक्स 6 घंटे का टाइम लगता है। अब देखो जब इन्होंने ईयर बनाया ना, तो बच्चों ये 6 घंटे इनको डिस्टर्ब कर रहे थे। इन 6 घंटे की डिस्टर्बेंस आ रही थी, ये 6 घंटे बीच बीच में इनको परेशान कर रहे थे।
तो ये चाहते थे इन 6 घंटों की जो दिक्कत हो रही है, इस दिक्कत से मुक्ति पाए। मुक्ति कैसे पाएंगे? तो इसके लिए इन्होंने ईयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बच्चों। एक का नाम दिया नॉर्मल ईयर और एक का नाम दिया लीप ईयर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, चक्कर काटने में जो टाइम लगता है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक का नाम दिया नॉर्मल ईयर और एक का नाम दिया प्यारे बच्चों लीप ईयर। नॉर्मल ईयर क्या होता है? सर, जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, हमने केवल 365 दिन काउंट किए, ये 6 घंटे आपने छोड़ दिए। तो नॉर्मल ईयर में 365 दिन काउंट कर लिए। प्यारे बच्चों, ये जो 6 घंटे बच गए, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक 6-6 घंटे बने, तो 24 घंटे बन गए। और 24 घंटे का मतलब बच्चों एक नया दिन ऐड हो गया, इसलिए लीप ईयर में आ गया 366 दिन। तो ये आपका जो लीप ईयर है ना, ये 4 साल बाद आता है बच्चों, मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली 4 साल बाद। क्यों? क्योंकि 6-6 घंटे 4 साल तक 24 घंटे बनाते हैं, जो एक दिन के बराबर होता है, इसलिए आपने इसमें कह दिया 366 दिन। अब सर, ये जो एक दिन नया ऐड होगा, ये ऐड कहां होगा? तो ये बच्चों केवल ऐड होता है फरवरी में। नॉर्मल ईयर में फरवरी होती है 28 दिन की और लीप ईयर में फरवरी होती है 29 दिन की। एक साल के जो 12 महीने होते हैं, उनमें बाकी सारे दिन तो फिक्स हैं। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब महीने में सब चीजें फिक्स हैं। लेकिन फरवरी में दिन 28 और 29 होते हैं। नॉर्मल ईयर में 28 और लीप ईयर में 29। शितांशु के मन में डाउट आया कि सर, ये जो एक दिन का फर्क आता है ना, ये फेब में क्यों ऐड करा, इसको आपने दिसंबर में क्यों नहीं मान लिया? तो बच्चों ऐसा है, ये पोप ग्रेगरी साहब है ना, ये रहने वाले थे रोम मतलब इटली। अब ये इटली के रहने वाले थे, तो इन्होंने जो कैलेंडर बनाया था ना, ये मार्च से शुरू हो रहा था। इन्होंने कैलेंडर को मार्च से स्टार्ट किया था और फरवरी में अपना कैलेंडर खत्म किया था। इनके हिसाब से मार्च पहला महीना और फरवरी इनका आखिरी महीना था, ऐसे बनाया था। अब उसके बाद में सब कल्चर आ गया इंग्लिश, दुनिया पे राज कर लिया ब्रिटिश ने। अब ब्रिटेन वाले कहते भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमें हमारा सिस्टम चाहिए, अब दुनिया में मर्जी चलेगी मेरी। तो उन्होंने इस कैलेंडर की रूपरेखा को चेंज कर दिया। उन्होंने इस कैलेंडर को स्टार्ट कराना तो स्टार्ट करवा दिया बच्चे 1 जनवरी से स्टार्ट करवाया। तो एक लास्ट महीना जो बचा, एक दिन का जो फर्क आया, एक दिन का जो एंड आया ना, वो बेटा अपने सामने इन्होंने ऐड कर दिया, किसमें? फेब में। तो हमारे पेपर में ये बात नहीं आती है बच्चे कि फरवरी में 28 दिन या 29 दिन क्यों होते हैं, कारण सहित 150 शब्दों में व्याख्या करो। हमें ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। मतलब बच्चों, हमें अपने पेपर में सवालों के उत्तर ए, बी, सी, डी में से देने हैं। आपने उत्तर कैसे ज्ञात किया, यह बात आपसे कोई नहीं पूछता है, हमें बस सही उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। आ गई बात समझ में? तो आपको ना जो चीज, देखो आप यहां बच्चों मेरी क्लास में कोई सब्जेक्ट पर पीएचडी करने नहीं आए हो, ये बात हर बारे में ध्यान रखना। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना बच्चे, वो अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, अब आपको पता ना बच्चों, मैथ्स तो बहुत टफ लेवल की भी होती है। मैथ्स में तो इंटीग्रेशन, डेफिनेशन सब आते हैं, लॉगरिथम्स भी आते हैं, पर इनको अपन पढ़ते नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो चीज हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है ना, जो चीज आपको इंस्पेक्टर बनाने के लिए सफिशिएंट है, उस पर काम करना है। तो जितना मैं आपको बता रहा हूं ना, वो अप टू द मार्क चीजें हैं, उनको पढ़कर आप कोई भी एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप इस बात की चिंता मत किया करना, नहीं जो अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया, तो वो आप चिंता मत करो बेटा। मैं कोई आज से नहीं, 11 साल से पढ़ा रहा हूं, तो एसएससी के एक एक सिलेबस के बारे में बड़ा अच्छे से जानकार हूं। आपको इस बारे में चिंता करने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ईयर में हम 365 दिन मानते हैं और लीप ईयर में 366 दिन मानते हैं। अब दोस्तों, नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में जो फर्क आता है ना, इसको हम समझते हैं वीक से। आप कहना जी, एक वीक के बारे में हमने सुना है, एक वीक में सर जी 7 डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो अगर मैं बच्चों एक साल को 7 से भाग दूंगा 365 दिन को, तो शायद आप समझ पाएंगे ये 52 बार तो भाग जाएगा और से रिमाइंडर बचेगा 1। तो हम कह सकते हैं नॉर्मल ईयर में 52 वीक और 1 दिन, लीप ईयर में 52 वीक और 2 दिन होते हैं। नॉर्मल और लीप ईयर के बारे में जानकारी क्या है आपको पता लगी? नॉर्मल ईयर में 52 वीक और 1 दिन, लीप ईयर में 52 वीक और 2 दिन होते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको केवल अब तक इतना बताया है कि नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में डिफरेंस क्या है।
दो प्रकार की चीजें हैं। नॉर्मल ईयर में होते हैं 52 वीक 1 दिन, लीप ईयर में होते हैं 52 वीक और 2 दिन। अब यहां आपको समझना यह है कि सर कौन सा ईयर लीप होगा और कौन सा ईयर नॉर्मल, इस बात की जांच कैसे करें। तो जांच करने के लिए बच्चों आपको पता है, टू चेक एनी ईयर एज लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, द लास्ट 2 डिजिट आर डिवाइडेड बाय 4। इफ 2 digits completely divisible by 4, then it's a leap year, otherwise a normal year। कोई भी साल आपको नॉर्मल या लीप चेक करना है तो साल के आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग कीजिए। पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर और ना जाए तो नॉर्मल ईयर। पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर और ना जाए तो बचे नॉर्मल ईयर। कैसे? जैसे देखो अभी चल रहा है 2023, तो आप कहना जी मैं 23 में 4 का भाग दूंगा। अब 23 में देखो 4 का भाग पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, ये पॉइंट्स में आएगा, तो ये नॉर्मल ईयर है। और इस साल में जो फरवरी थी ना वो 28 दिन की थी। आप चाहो तो कभी कैलेंडर उठा के देख लेना। जैसे बच्चों अगला साल आएगा 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा 2024। अब 24 में 4 का भाग दोगे, देखो पूरा पूरा भाग जाएगा और ये है बच्चों आपके लिए लीप ईयर। ये है बच्चों आपके लिए लीप ईयर, हिंदी में हम इसे बोलते हैं अधिवर्ष। यानी अगले साल में जो फरवरी का महीना आएगा वो 29 डेज का आएगा, वो 29 दिन का आएगा, ये ध्यान रखना। तो एक एक बात को आप समझ पा रहे हैं। सर नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 डेज की होती है, लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है। कोई ईयर नॉर्मल है या लीप ईयर है, ये चेक करने के लिए साल के आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग देना है। 4 का भाग दोगे पूरा पूरा भाग जाएगा तो लीप ईयर, नहीं जा पाएगा तो नॉर्मल ईयर। बड़ी सिंपल गणित है, बहुत सिंपल सी कहानी है। जैसे बच्चों 1974 था, ये जरा बताओ ना नॉर्मल था या लीप था? नॉर्मल था या लीप था? बिल्कुल सर ये नॉर्मल ईयर था। 74 में 4 का भाग दोगे, देखो पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता, देन दैट ईयर वाज अ नॉर्मल ईयर। और 1948 के बारे में क्या विचार है बच्चों? 48 कैसा ईयर होगा? तो सर ये लीप ईयर होगा। कोई भी ईयर को नॉर्मल या लीप चेक करने के लिए आपने केवल और केवल आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग कर लेना है। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी, बड़ी ही सिंपल जानकारी है बच्चों। ईयर में ना एक विशेष ईयर भी आते हैं जिनको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर। तौसीफ और विनायक, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आप मेरी एक एक बात को सुनते जाओ ना बेटा, जितना बता रहा हूं उतना समझो बेटा। आप आगे की कहानी पे दिमाग मत लगाओ, ये मेरे को पता है बेटा कि 1600 में क्या 2000 में क्या मैं बता दूंगा। आप इस बात को लेकर ना, एक भाई तौसीफ है उसको भी हर बात पे समस्या आ रही है कि भाई साहब ये तो बताया नहीं आपने। तौसीफ मेरे भाई 1 सेकंड में रिजल्ट नहीं आता है मेरे भाई, 1 सेकंड में कुछ हो नहीं पाता है। चीजों को पढ़ते ना भाई तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। मैं आपको एक एक बात आपके बिना पूछे बता दूंगा, आप चिंता मत करो। हो सकता है आप जीवन में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहली बार आप शायद ये कैलेंडर पढ़ रहे हो। मैं इस टॉपिक को आई थिंक कम से कम भी मानू तो 300-400 बार तो पढ़ा ही चुका हूं बेटा, और इससे पहले मैं पढ़ भी चुका हूं। जो बच्चे इस क्लास में नए आए हैं, जिन्होंने आज ही ये बैच ज्वाइन करा है, बेटा मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। आप जिस एग्जाम की टारगेट तैयारी कर रहे हो ना बेटा, जो एग्जाम के आप सपने देख रहे हो ना, उसको मैं कई बार क्वालिफाई करके अपनी जॉब छोड़ चुका हूं। उसको मैं कई बार एग्जाम को पास करके नौकरी लग के इंस्पेक्टर बन के छोड़ चुका हूं। तो इस बात को लेकर आप चिंतित मत हों कि जो चीजें बता रहे हो वो एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है, हमारे काम आएंगी कि नहीं आएंगी, आपने एग्जाम पास करा है कि नहीं करा, पेपर में सवाल करें कि नहीं करे, सबूत आपके सामने है। चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों, जो बता रहा हूं वो आपके लिए औसम ही होगा। क्लियर? अरे नीतीश मैं तो पहले से भी प्यारा था, क्यों चिंता कर रहे? सुनो, एक बच्चों आपके सामने बात आती है जिसका नाम होता है सेंचुरी ईयर। ठीक है, सेंचुरी ईयर को हम हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष। प्यारे बच्चों ये शताब्दी वर्ष क्या होता है? तो देखो जिस ईयर के लास्ट में आपको डबल जीरो दिख जाए, आप डबल जीरो से मेरा मतलब समझ गए? आप डबल जीरो से मेरा मतलब समझ गए? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, दिस ऑल ईयर्स आर सेंचुरी ईयर। तो आपने कहा सर जी इनमें तो आपका लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करने वाला नियम फेल हो गया। तो मैं कह रहा हूं फेल नहीं हुआ। जब आपको सेंचुरी ईयर मिले ना तो आपको 4 नहीं 400 से भाग करना है, आपको 400 से डिवाइड करना है। जब आप 400 का भाग करें और पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर। 1700 में 400 का भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा, नॉर्मल ईयर, खत्म। अगर लास्ट में डबल जीरो आए तो बच्चों 400 का भाग करना है, पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर, नहीं जा पाएगा तो नॉर्मल ईयर। क्या आ गई बात समझ में? 400 का भाग देना है,
पूरा पूरा भाग जाएगा तो लीप ईयर, नहीं जाएगा तो नॉर्मल ईयर। अब ये कहानी तो आपको पता होनी चाहिए कि 4 का भाग करते कैसे हैं। कोई ये बोले जी मेरे को 4 का भाग नहीं आता, फिर तो बेटा बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है। मैंने आपको नियम क्या बताया कि कोई भी ईयर को नॉर्मल या लीप में अगर चेक करना है तो आप साल के आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, सेंचुरी ईयर में आप 400 का भाग देंगे। पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर, ना जाए तो नॉर्मल ईयर। अब देखो किसी किसी बच्चे के मन में ना एक सवाल आ सकता है, हालांकि मैं आपको बता रहा हूं, देखो इतना साइंटिफिकली आपको जाने की नीड नहीं होती, फिर भी कोई बच्चा मान लो आप बात पढ़ता है और उसके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर आपने तो कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगाते हैं, लगभग इतना टाइम लगता है, तो इसका मतलब तो प्रत्येक 4 साल बाद में लीप ईयर बनना चाहिए, ईच एंड एवरी 4 इयर्स के बाद में लीप ईयर आना चाहिए। लेकिन बीच बीच में आपने गड़बड़ कैसे कर दी? समझो मेरी बात क्या है ना, जैसे 1604 बच्चों आपका लीप ईयर था, मैंने रैंडमली एग्जांपल ले लिया, जैसे इसके बाद 1608 आपका लीप ईयर आएगा, इसके बाद 1612 भी आएगा, इसके बाद 1616 भी आएगा, ऐसे चलते 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 बेटा 1692 भी लीप ईयर आएगा, 1696 भी लीप ईयर आएगा, लेकिन 4 साल बीते और 1700 लीप ईयर नहीं आएगा। आपने कहा सर ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि अगर 4-4 साल बाद में लीप ईयर आ रहे थे तो इन 4 साल के बाद में आपने लीप ईयर कंसीडर क्यों नहीं किया? आगे बताऊंगा। देखो 1704 में लीप ईयर आएगा, 1708 में लीप ईयर आएगा, 1712 में लीप ईयर आएगा, 1716 में लीप ईयर आएगा, करते 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 सर 1792 में लीप ईयर आएगा, 1796 में लीप ईयर आएगा, लेकिन 1800 को हम लीप ईयर नहीं मानते। ये तो सर ग्रेगरी साहब ने ना थोड़ी कहानी में रायता फैला दिया बीच में, ये ऐसे लीप ईयर इन्होंने काट क्यों दिए? तो ये तुम्हें बताऊंगा क्यों ऐसा नियम बनाया गया। 1808 इनका जो कैलेंडर है ना, ये बड़ा ऑथेंटिक कैलेंडर है, पूरे वर्ल्ड वाइड मान्य है, केवल एक देश की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया भर में मान्य इसीलिए है क्योंकि ये एकदम साइंटिफिकली प्रूवन है बेटा। 1892, 1896 और 1900। अरे भाई नितेश थोड़ी शांति रखे यार, तेरे को बहुत जल्दी हो रही है ना, कर डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो डिवाइड करने का नियम तो इन्होंने ही बनाया ना, डिवाइड करने का नियम इन्होंने तो बनाया। तो ये क्यों बनाया? ये 4 और 400 की बात इन्होंने क्यों बोली? क्यों इनके मन में आया कि मैं इनको 4 से डिवाइड करने का या 400 से डिवाइड करने का नियम कह दूं ताकि बच्चे उस बात को समझ लें? इन्हें पता था कि 2000 साल बाद में आप जैसे बच्चे एसएससी का पेपर दे रहे होंगे तो उनको ये सवाल पढ़ने होंगे, इसलिए उन्होंने ये बातें लिख कर दी हैं। देखो बेटा एक्चुअल में जानकारी क्या होती है ना, आप कभी भी देखना पृथ्वी के चारों, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने का समय 365 दिन और 6 घंटे होता है लगभग। ये कभी भी बच्चों एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, ये होता है 365 दिन और लगभग 6 घंटे। अब ये जो एग्जैक्ट टाइम आप अगर देखोगे ना साइंटिफिकली, तो ये होता है 365 दिन 5 घंटे 48.4 सेकंड, 48 मिनट 56.4 सेकंड। इतने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, इतने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। अब इस टाइम को तो पढ़ना बड़ा क्रिटिकल था, हर साल इतना इतना टाइम निकालें कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56.4 सेकंड, तो थोड़ा दुविधाजनक समय था ये। तो इन्होंने क्या करा जी, इस टाइम को कह दिया लगभग लगभग बच्चों, लगभग लगभग मैं इस टाइम को 6 घंटे मान लूं क्या? ग्रेगरी साहब ने जो काम किया था वो तुम्हें करके बता रहा हूं। लगभग लगभग इन्होंने इस टाइम को 6 घंटे मान लिया। जब इन्होंने 6 घंटे मांगा तो लोगों ने कहा साहब ये कैसी बात कर रहे हो, टाइम तो आपका लगभग 49 मिनट है, ये टाइम 49 मिनट के आसपास था, आपने 6 घंटे क्यों मान लिया? तो इन्होंने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने 11 मिनट एक ईयर में एक्स्ट्रा माने हैं क्या? बच्चों एक साल में आपने 11 मिनट एक्स्ट्रा माने हैं ना। अब जो तुमने गलती करी है, जो तुमने 11 मिनट एक्स्ट्रा माने हैं, ये बाद में कम भी तो करने पड़ेंगे, ये कम भी तो करने पड़ेंगे। तो ये कम कैसे किए इनको समझते हैं। तो आप समझो बेटा एक साल में हमने 11 मिनट एक्स्ट्रा लिए, एक्स्ट्रा फालतू के काउंट कर लिए, बिना मतलब काउंट कर लिए। तो 400 साल के टाइम में
400 के टाइम में क्या 4400 मिनट एक्स्ट्रा हो गए क्या? हर साल 11 11 11 11 मिनट काउंट करते रहे तो ये बच्चों 4400 मिनट हो गए एक्स्ट्रा। अच्छा, मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 60 से भाग करके क्या बच्चों आप आवर्स कह सकते हो? आवर्स। अगर मिनट को घंटों में कन्वर्ट करना हो तो 60 से भाग कर लेते। तो आपने कहा जी कट गया, 1 0, 2 से काटोगे 220, 200 काटोगे 3, 220 में भाग दोगे तो ये आएगा 73 घंटे और 20 मिनट। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? जो 11 मिनट आपने फालतू काउंट किया था ना, ये बच्चों 400 साल में इतनी बड़ी गलती बन चुके हैं। और ये 73 घंटे को भी मैं 3 दिन 1 आवर और 20 मिनट एक्स्ट्रा मान लूं क्या? देखो मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने 4400 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लिया और घंटे को दिनों में कन्वर्ट कर लिया। कुल मिलाकर पोप ग्रेगरी साहब ने अपनी कैलकुलेशन में 3 दिन ये फालतू के काउंट कर लिए थे, 3 दिन ये एडिशनल काउंट कर लिए थे, 3 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। अब जो एक्स्ट्रा काउंट किया है उसे कम भी तो करना पड़ेगा, उसे कम भी तो करना पड़ेगा। जो 3 दिन एक्स्ट्रा किए ना बच्चों, तो इन्होंने क्या करा, जो 1 से लेकर 400 साल थे ना, इनमें एक तो 100 वाले ईयर में से 29 फरवरी को चुरा लिया। जब आपने उसमें से एक 29 फरवरी निकाल ली तो एक दिन की कमी निकाल ली, एक दिन की कमी कर ली। एक 200 वाले साल में से भी 29 फरवरी को आपने रिजॉल्व कर लिया और 300 साल में से भी एक 29 फरवरी को आपने निकाल लिया। तो इसका मतलब बच्चों जो आपकी 3 दिन की एरर थी, जो आपकी 3 दिन की एरर थी, वो एरर आपकी रिजॉल्व हो गई। और 400 साल के टाइम में 1 घंटे की एरर बहुत नगण्य एरर थी। 400 साल के समय दौरान बच्चों 1 घंटे की एरर को इग्नोर करके आपका ये कैलेंडर उन्होंने बना के तुमको दे दिया। अब देखो आप कहना चाहिए जो साल बच्चों 1 से लेकर 400 तक के आए, इनमें लीप ईयर कौन कौन से आए? तो आप कहना जी बाकी तो सारे ही हैं, एक 100 नहीं आया, एक 200 नहीं आया, एक 300 नहीं आया। फिर ये नियम दोहराया, 401 से लेकर 800 तक में बच्चों 500 को, 600 को और 700 को लीप ईयर नहीं माना, जबकि 800 को मान लिया। फिर 801 में 1200 की बात करी ना, तो 900 को और 1000 को और 1100 को इन्होंने लीप ईयर नहीं माना, 1200 को मान लिया। तो आप कहना जी जिसको लीप ईयर माना वो 400 का मल्टीपल आ रहा है। देखो 400 को माना, 800 को माना, 1200 को माना, ऐसे ही बच्चों आगे 1600 को मानेगा, ऐसे आगे 2000 को मानेगा, ऐसे ही आगे 2400 को मानेगा, ऐसे आगे 2800 को मानेगा। लेकिन ये सारे ईयर इन्होंने 28 दिन वाले काउंट किए, इसलिए नॉर्मल ईयर दिया, इसलिए इनको नॉर्मल कह दिया। तो ये समझ में आ गया? हमने ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो आप, नेटवर्क में कभी थोड़ी इश्यू हो जाता है, थोड़ा पेशेंस रखा करो यार। क्या ऐसे बिना मतलब कमेंट करते रहते हो जी, वो हो गया जी, सर अटक गए जी, कहानी रुक गई जी। नेटवर्क चीजें हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हो भाई, ऑनलाइन में हम इंटरनेट पे डिपेंडेबल है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, चीजें इंटरनेट पर डिपेंड है। तो ये मेरे हाथ में नहीं, थोड़ा 1 मिनट का पेशेंस आपका होना चाहिए। अच्छा आपने ये बात जान ली है, आपने ये बात समझ ली है कि सर नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में क्या डिफरेंस है। तो कोई भी ईयर नॉर्मल कब होता है और लीप कब जानेंगे बेटा? अगर मैं तुम्हें कुछ नॉर्मल और लीप ईयर के बारे में जानकारी दूं तो क्या आप ये बात समझ पाएंगे? 1870 में जब 70 में 4 का भाग दूंगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ये बच्चों नॉर्मल ईयर है। 1948 में 48 में 4 का भाग जाएगा बच्चों, तो ये ईयर लीप ईयर है। 56 में अगर 4 का भाग दोगे, पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए ये ईयर भी लीप ईयर है। 90 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता बच्चों, ये नॉर्मल ईयर है। 22 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता नहीं है, इसलिए ये ईयर भी नॉर्मल ईयर है। 76 में 4 का भाग जाता है बच्चों, इसलिए ये ईयर लीप ईयर है। 42 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए ये नॉर्मल ईयर है। 66 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए नॉर्मल ईयर है। 96 में 4 का भाग जाता है, इसलिए ये लीप ईयर है। कोई ईयर नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तुरंत ये बात आपको चेक करनी आनी चाहिए बच्चों। सेंचुरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शताब्दी आगे 1900 हो, 1800 हो, 1700 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको वेरीफाई करना आना चाहिए, सिर्फ आपको वेरीफाई करना आना चाहिए। इज इट फाइन?
जरा इनके बारे में बताओ बेटा। 1600 होगा लीप ईयर, 1700 नॉर्मल, 1800 नॉर्मल, 1900 नॉर्मल, 2000 लीप, 2100 नॉर्मल, 2200 नॉर्मल, 2300 नॉर्मल, 2400 लीप। कौन सा ईयर नॉर्मल है और कौन सा ईयर लीप है, ये वेरीफाई करना सबको आ गया क्या? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे का? कई बार देखो रेलवे जैसे पेपर में इतने आसान आसान सवाल का दौर बन जाता है, इतनी इजी इजी बात भी कई बार रेलवे जैसे छोटे एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ भाई इनमें से कौन सा ईयर लीप ईयर है, लीप ईयर इनमें से क्या होगा, ये बताना होता है। तो आप जानते हो ना इनमें से लीप ईयर सॉरी नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो 1800 नहीं है बच्चे। एक सेकंड रुको बेटा। हाँ, अच्छा, बाद में अगर आप कभी घर पे सवाल प्रैक्टिस करते हो, चीजें पढ़ते हो, तो आपके मन में एक विचार हो सकता है, एक मन में बात आपके आ सकती है कि सर ये हमने कैसे किया। तो देखो मैंने ना आपको स्लाइड की पूरी पेज पे एक एक बात कैलेंडर में डिस्क्राइब करके लिख दी है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेहतर स्पष्टीकरण इनका हो सकता है। आपको यह बता दिया गया कि चारों ऑप्शंस को मैंने सॉल्व कर लिया, चारों ऑप्शंस को मैंने सॉल्व कर लिया। देखो ये रिमाइंडर 200 बचता है, बाकी सब में पूरा पूरा भाग जा रहा है। आपको कहा जा रहा है बच्चों, कंसेप्ट क्या है कि इन द केस ऑफ अ सेंचुरी ईयर द सेंचुरी इज डिवाइडेड बाय 400 if the year is completely divisible then it's a leap year, otherwise it's a normal year. 1800 is not completely divisible 400 so it will be a normal year, इसलिए यह एक सामान्य वर्ष होगा। जैसे बताओ इनमें से कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है, तो प्यारे बच्चों 2100 एक नॉर्मल ईयर होगा, ये लीप ईयर नहीं है। कारण वही है बच्चों, 2100 में 400 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचता है 100, इसलिए ये नॉर्मल ईयर है। 2004 के मामले में बच्चों आपको 4 में 4 का भाग देना है, ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आना चाहिए नॉर्मल ईयर, बाकी सारे तो लीप ईयर है। तो ऐसे किसी सवाल में नॉर्मल ईयर या लीप ईयर को वेरीफाई करना हो तो हम साल के आखिरी 2 अंकों में 4 का, या सेंचुरी ईयर के मामले में 400 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर और नहीं तो नॉर्मल ईयर। सवाल नंबर 2 की बात भी क्लियर होगी बेटा। सवाल नंबर 3 आपको दिया गया ताकि आपको लीप ईयर में और नॉर्मल ईयर में कभी भी जीवन में डाउट नाम की बात हो ही ना पाए, डाउट नाम की बात आई ना पाए। कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है? सर 2006 नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आप कहना सर जी 06 में 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बनेगा 2, रिमाइंडर 2 का मतलब सर ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं हो सकता। बाकी सारे लीप है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे लीप ईयर है। अब आ जाओ, देखिए मेरी बात को सुनिएगा। दीपक का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो पहला जन्मदिन कब मनाएगा, हैप्पी बर्थडे पहला कब मनाएगा? प्यारे बच्चों अगर दीपक का जन्म 29 फेब 1896 को हुआ है तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या कि नॉर्मल ईयर नहीं है, ये लीप ईयर हुआ है। तो दीपक का जन्म जो है ना वो लीप ईयर में फरवरी की आखिरी तारीख को ही आता है। सर आपने कहा जी मैं 404 जोड़कर अगर 1900 करूंगा, तो क्या बच्चों आप जानते हैं कि 1900 एक नॉर्मल ईयर नहीं हो सकता, ये एक नॉर्मल होता है बच्चे, ये लीप नहीं हो सकता, ये नॉर्मल होगा। चूंकि ये नॉर्मल होगा तो इसमें 29 फरवरी तो आएगी नहीं। इसके बाद जो आपको 29 फरवरी मिलेगी बेटा वो डायरेक्ट 1904 में मिलेगी। इसके बाद जो मिलेगी वो डायरेक्ट 1904 में मिलेगी। तो अगर इस बंदे का जन्म बच्चों 1896 में फरवरी महीने की आखिरी तारीख को हुआ था, तो ये अब 1904 में अपना बर्थडे मनाएगा, 1904 में मनाएगा, 1900 में मना नहीं पाएगा, कारण 1900 एक नॉर्मल ईयर था। आपको यह बात बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए कि सेंचुरी में नॉर्मल कब आता है और लीप कब आता है।
सवाल नंबर 4 की बात सबको क्लियर है? देखो ये ना मैंने हर क्वेश्चन के बाद में पूरा तुम्हें डिस्क्राइब करके लिख दिया। वर्ष 1896 एक लीप वर्ष है। इस वर्ष की फरवरी माह की अंतिम तारीख 29 फरवरी को दीपक का जन्म हुआ। 29 फरवरी केवल लीप वर्ष में ही आती है, इसलिए नेक्स्ट लीप ईयर को देखना होगा। 1896 के बाद में नेक्स्ट लीप ईयर 1904 में होगा। इसके बीच में 1900 लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 1900 में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। आपको मतलब इस सवाल को किसी को पूछने की नीड नहीं है कि 1904 उत्तर कैसे आया। इससे ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से तो बेटा हो नहीं सकती थी। अब सुनना एक बार, प्लीज एक बार आंसर मत देना बेटा। जो चीजें बच्चे पहले पढ़कर बैठे हैं, पुराने पापी हैं बेटा, उनसे मेरी गुजारिश है आंसर नहीं देना है, आप सिर्फ बातों को सुनो समझो। देखो किसी व्यक्ति का जन्म 1964 के फरवरी महीने की अंतिम दिन हुआ, तो 1964 का मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसका जन्म हुआ है बच्चों 29 फरवरी 1964 को, ये बर्थ डेट है। आप मुझे सोचकर बताओ, ये व्यक्ति अपना पहला बर्थडे मनाएगा वो 1968 में मनाएगा ना बेटा? जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन तो बर्थडे नहीं मनाएगा। पहला बर्थडे जो आएगा वो 1968 में आएगा। दूसरा बर्थडे जो इनका आएगा सर वो 4 साल बाद में 1972 में आएगा। तीसरा बर्थडे जो मनाएगा सर ये 1976 में मनाएगा। चौथा बर्थडे जो मनाएगा ये 1980 में मनाएगा। सर ये पांचवा बर्थडे मनाएगा वो 1984 में मनाएगा। छठा बर्थडे मनाएगा वो 1988 में मनाएगा। सातवां बर्थडे मनाएगा वो 1992 में मनाएगा। आठवां बर्थडे मनाएगा वो 1996 में मनाएगा। नौवां बर्थडे मनाएगा तो 2000 में मनाएगा। 10वां मनाएगा तो 2004 में मनाएगा। 11वां मनाएगा तो 2008 में मनाएगा। हमसे पूछा है मार्च 2012, तो 12वां बर्थडे ये 2012 में मना देगा ऐसा। चूंकि हमको मार्च पूछा है तो मार्च का मतलब ये 29 फरवरी 2012 वाला बर्थडे भी मना चुका होगा। तो टोटल बच्चों 12 बार आपका ये जन्मदिवस मना लेगा। ये इसके बारे में पूरी डिटेल्ड कहानी मैंने आपको बताई है। अब मन में सवाल आया, सुमित कुमार जी के तो आ गया था, कहते जी सर इतना काउंट करेंगे तो टाइम तो बहुत लग जाएगा, इतना करना थोड़ी होता है। ये तो मैंने बताया तुमको, बेसिक बताया। आप एक बात बताओ, 2012 तक 1964 से कितने साल बीत गए, ईयर बीत गए? तो आप इनका डिफरेंस लोगे सर जी 48 ईयर्स बीत गए। घटाना आपको आता होगा सर। 4-4 साल बाद में लीप ईयर आता है, 4-4 साल बाद में आता है, तो 12 बार लीप ईयर आ चुका होगा। वो भी तब, देखो जो बीच में सेंचुरी भी लीप वाली है, सेंचुरी पर आपको विशेष ध्यान रखना है। सेंचुरी बीच में लीप वाली है, इसलिए मैंने आपको बोला कि सर ये 12 बार ही अपना बर्थडे मना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है बच्चे। अगर मैं मंथ में यहां मार्च की बजाय जनवरी कर देता, तब आप कॉमन सेंस से समझ लेते बेटा कि उत्तर अपना 11 बन जाता। अब की बार 2012 वाली फरवरी नहीं आएगी। बात आपको समझ में आई ना? आपको बात पता लग गई ना? जनवरी अगर महीने की बात करूंगा तो फरवरी नहीं आएगा। इसलिए आप केवल ईयर को देख के नहीं, आप मंथ पे भी नोटिस करना, आप मंथ को भी समझना, तभी अपना उत्तर ठीक प्रकार से ज्ञात कर पाओगे। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने जान लिया, ये तो हमने मान लिया। देखो इस पूरे क्वेश्चन पे हमने सारी कहानी आपको बता दी है, डिटेल्ड में भी बता दिया और शॉर्ट में भी बता दिया। दोनों प्रकार से आप इन चीजों को ट्राई कर सकते हो, दोनों प्रकार से चीजों को आप लोग बताई कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सेंचुरी ईयर चेंज होता तो, अरे रितेश जितना बता रहा उतना पढ़ लेना यार। सेंचुरी ईयर चेंज कैसे करेंगे? तो इतना कॉमन सेंस नहीं है बेटा। स्कूलिंग कॉलेज कोई पास करा होगा बेटा, जीवन में कुछ बात पड़ी होगी ना। मैंने आपको यह बोला है कि 1964 में एक बंदे का जन्म हुआ 29 फरवरी को, और मैंने आपसे पूछा है मार्च 2012। तो अब ये कहानी तुमको 10 बार तो बता चुका हूं, फिर भी दिमाग पे पता नहीं इतनी मिट्टी क्यों जमा हो रखी है। कह रहे जी सेंचुरी चेंज हो गई, फिर तो आपने बताया ही नहीं कैसे करना है। तो क्या तुम्हें दिमाग में इतनी बात नहीं आ रही कि अगर इस बंदे का जन्म 29 फरवरी 1864 को होता और मैं आपसे मार्च 1912 पूछता, यह पूछता, तब इस बीच में आपको पता है ईयर तो 48 है, 4 का भाग दोगे 12 आना चाहिए, लेकिन बीच में एक सेंचुरी 1900 भी आ गई। ये लीप ईयर नहीं था तो एक कम कर लेते, उत्तर आ जाता 11 टाइम्स।
नहीं ये तो फिर आपने बताया नहीं हमें, 19 तो समझाया नहीं आपने। मैं आपसे कह तो रहा हूं, जिस सेंचुरी में 400 का भाग जाए वो लीप ईयर नहीं जाए तो नॉर्मल ईयर। पहले इस बात को सुन तो लो मेरी। नहीं 1900 का बजाय 1800 आ जाए तो भी बात सेम रहेगी ना, 1700 आ जाए तो भी सेम रहेगी। हमें केवल यही देखना है कि बीच में सेंचुरी नॉर्मल ईयर की आ रही है या लीप ईयर की आ रही है। क्या अब ये सवाल समझ में आ गया? क्या अब ये बात समझ में आ गई? सुनो, देखो अब ना इतना आसान सवाल आए तो आप इसे काउंट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट 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 ट्रिक तो बताई नहीं आपने। जितना इजी सवाल है काउंट भी कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? पहला बर्थडे क्या 1992 को मना लेगा? दूसरा बर्थडे 1996 को, तीसरा बर्थडे 2000 में, और चौथा बर्थडे 2004 में। क्या बच्चों 2006 तक की बात कर रहा है तो बर्थडे तो चार ही मनेंगे ना बेटा। 29 फरवरी तो केवल 4 बार ही आएगी, 29 फेब तो केवल 4 बार ही आएगी। फिर इससे ज्यादा तो काउंट हमें करना भी नहीं था। आ गया समझ में? मेरे को अच्छा एक बच्चा कह रहा है इसका उत्तर 3 आएगा। कोई बात नहीं बेटा, देखो आपके पास पेपर में फ्रीडम होती है कि आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, आप इनमें से कोई भी टिक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो भाई आपको मेरी बात पे सहमत होना पड़ेगा। अगर एक्सप्लेन करने के बाद भी, डिटेल में लिखने के बाद भी आपको लगता है कि मेरे को इसका उत्तर ए मानना है, तो आप कर सकते हैं। हमारे भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है बच्चों। आप कोई कोरिया के पार्ट में नहीं है जहां पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, आपको है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, अपने विवेक के आधार पर उत्तर देना होता है, तो आप इनमें से कोई भी टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया पहला बर्थडे, ये दूसरा बर्थडे, ये तीसरा और चौथा, 4 चीजों की बात आपको समझ में आ गई? हाँ। अब देखो जी प्यारे बच्चों, अब इसके बाद ना आपके लिए, अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कहानी आपको मिल रही है, इंपॉर्टेंट कहानी आपको मिल रही है, और वो है बच्चों 29 फेब। देखो कैलेंडर का ना रेलवे के पेपर के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा भाग 29 फरवरी पे टिका है। 29 फरवरी कब आती है और कब नहीं आती, ये तो आप जानेंगे बच्चों कि लीप ईयर में आएगी और नॉर्मल ईयर में नहीं आएगी। हम इसी को देख के तो डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल है या लीप है। देखो बेटा पूरा जो कैलेंडर है ना, कैलेंडर वो 400 साल के गैप पे टिका है। यानी जो इन्होंने कैलेंडर बनाया था वो 1 से लेकर 400 साल तक वही था। यही कैलेंडर सेम डिट्टो उठा के यहां रिपीट कर लिया, यही कैलेंडर उठा के यहां रिपीट कर लिया, यही कैलेंडर उठा के यहां रिपीट कर लिया। ऐसे इसको साइक्लिक मोड पे ना बार बार दोहरान कर रहे हैं। मेजर आपके लिए वो 400 साल का कैलेंडर ही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल ईयर कब आता है और लीप ईयर कब आता है और कितनी बार आता है और कहां कहां आता है, ताकि हम इस कहानी को बड़े अच्छे से ट्रेस कर पाए। 10 मिनट की ये थ्योरी होगी, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मल ईयर कब कहां कैसे काउंट करते हैं, 100 साल में कितनी बार आता है, लीप ईयर कितनी बार आता है, ये सब मतलब क्या होते हैं। ये कहानी पढ़ेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। फिलहाल मुझे इतना बताइए कि जो कहानी आप अब तक पढ़ चुके, जितना आपने अब तक जान लिया, उतना सबको क्लियर है, उतना समझ में आ गया बेटा? तो चलिए 5 मिनट के बाद मिलते हैं, तो आगे बात करेंगे। हर क्लास में 5 मिनट का ब्रेक होगा और इसके अलावा कोई ब्रेक नहीं होगा। धन्यवाद।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर इन 400 साल पे ना कैलेंडर सेम होता है, तो हम समझने के लिए कोई भी एक 400 साल का सेट उठा लेते हैं। जैसे बच्चों, मैंने एक बार आपको यूं ही एग्जांपल लिया, मैंने 1601 से लेकर 2000 मान लिया। तो देखो, इसमें कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका मन करे वो मान लो। कॉन्टिन्यू, लगातार 400 साल मानने हैं। कहने का मतलब ये है, कॉन्जुकेटिव, लगातार 400 ईयर्स, ये कोई भी हो सकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां एक बात समझो बच्चों, अगर मैं आपको कहता हूं 1601 से लेकर 1700 में, तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि लीप ईयर कितनी बार आएगा? लीप ईयर। तो आप कहना सर जी देखो, बात ऐसी है कि 1700 लीप ईयर नहीं होता है, 4-4 साल में एक बार आता है, लेकिन 1700 नहीं होता है। तो लीप ईयर इनमें आएगा 24 बार, और 76 इनमें आएंगे नॉर्मल ईयर। 1601 से 1700 में 25 बार नहीं आ सकता विष्णु कुमार, दिमाग से बात को समझ। अरे मैं एक एक तुम्हें लिखने से बताने, जरा आप कहना जी 1601 से 1700 की बात कर रहे हो, अगर प्रत्येक 4-4 साल बाद आता तो 25 होते, लेकिन 1700 तो नहीं है ना, तो ये 24 बार आना चाहिए। अरे घर पे तुम्हें फुर्सत मिले ना, ऐसा लिख लेना, 1604 में आएगा, 1608 में आएगा, 1612 में आएगा, 1616 में आएगा, ऐसे लास्ट तुम्हें मिलेगा वो 1696 में मिलेगा, लास्ट ये मिलेगा। तो आप ये बता दो, 4 से लेकर 96 तक काउंट करोगे तो 24 लीप ईयर आने चाहिए क्या? अरे बताओ, 24 आने चाहिए क्या? हाँ। 1701 से लेकर 1800 में बात करें तो अभी भी कहानी सेम है, 76 और 24 आएगा। अभी भी 1800 लीप ईयर नहीं है सर, अभी भी 1800 लीप ईयर नहीं है। 1801 से लेकर 1900 की बात कर लो सर, इनमें भी 76 आएगा और 24 आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां है बच्चों, अगर मैं 1901 से 2000 की बात करता हूं तो इनमें 75 तो आएंगे लीप और 25 आएंगे, सॉरी माफ कीजिए, 75 तो आएंगे नॉर्मल और 25 आएंगे लीप। ये एक लीप ईयर एडिशनल क्यों आ गया? 2000 के कारण आ गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई, नॉर्मल ईयर कब आ रहा है, लीप ईयर कब आ रहा है? हाँ। अब यहां पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, हमारे सामने इनमें से कुछ सवाल बनते हैं। देखो, पहला सवाल यह बनता है कि लगातार, यानी कि कॉन्जुकेटिव 100 ईयर्स में, लगातार 100 ईयर्स में लीप ईयर कितनी बार आएगा? या यूं कह दीजिए, लगातार 100 ईयर में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो आप अपना उत्तर बच्चों 24 या 25 दोगे क्या? क्यों? क्योंकि सर जी आप लगातार 100 ईयर की बात कर रहे हैं। अब मुझे क्या पता आप 100 ईयर ये वाले कह रहे हो या ये वाले कह रहे हो। 100 ईयर में तो 24 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है। मेंशन तो किया नहीं है आपने, मेंशन तो किया नहीं है ना। तो 100 ईयर में हमें जब तक ये पता ही नहीं है कि 100 ईयर कौन से वाले हैं, तब तक तो ज्ञात नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल समझो बेटा, पेपर में मैं 100 ईयर ये वाले मान लूं तो इनमें तो आएगा 24 बार, और मैं 100 ईयर अगर ये वाले मान लूं तो आएगा 25 बार। तो जब तक मालिक आप मुझे अपने 100 ईयर बताओगे नहीं कौन से वाले हैं, तब तक अपनी मर्जी से ज्ञात कैसे करें? सर अपनी मर्जी से तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। आगे बात समझ में। अब आती है बात बच्चों लगातार 200 ईयर्स। अब बात वही है जी, 48 या 49 आएगा कैसे? सर 200 ईयर कौन से कह रहे तो बताओ। हो सकता है कोई व्यक्ति 1601 से लेकर 1800 की बात करे, इसमें दोनों सेंचुरी नॉर्मल वाली पड़ रही हैं, एक 1700 एक 1800। हो सकता है ये आदमी 1801 से 2000 की बात करे, इसमें एक सेंचुरी पड़ रही है 1901 पड़ रही है 2000, तो इसमें 49 बार आएगा क्या? यानी समझने के लिए इसको देख लो। आपने कहा सर हमने बताया कि लगातार 200 साल, ये 200 भी हो सकते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं, और ये वाले भी हो सकते हैं। तो 48 और 49 में डिस्क्राइब नहीं है ना बच्चों, 48 और 49 में पता नहीं है ना, तो यही कहेंगे सर पता नहीं है,
जब तक आप ईयर नहीं बताओगे तब तक हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। ऐसा बहुत बढ़िया विषय। अगर कोई आपसे यूं पूछे कि लगातार 300 साल, लगातार 300 साल में, तो आप कहना जी वही जवाब है सर, 72 या 73। 72 कब होगा और 73 कब होगा, ये समझ में आ रहा है ना। जैसे 1601 से मैं 1900 मान लूं, देखो इसमें तीनों सेंचुरी आ रही है नॉर्मल वाली, 1700, 1800, 1900, तो 24 24 24 जोड़ दिया 72। लेकिन वहीं एक आदमी 1701 से 2000 पकड़ ले, देखो इसमें एक लीप ईयर वाली सेंचुरी भी आ गई, तो आप कहना जी 24 24 25 आया होगा। ये तो आया होगा 24 24 24, और यहां पर 24 24 25 आया होगा। क्या आपको समझ में आ गया जी नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कितनी कितनी बार होगा। वहीं मैं आपसे कह रहा हूं, कोई व्यक्ति सवाल ये दे दे कि लगातार 400 साल में, तो अब की बार बच्चों 97 लीप ईयर आने मैंडेटरी हैं। 97 कैसे आएंगे, 24 24 24, और एक बार 25 वाला आना जरूरी है क्या, एक बार 25 वाला आना जरूरी है क्या। हाँ। देखो आप अगर 400 साल की बात करते हैं, तो 400 साल में तो बच्चों एक बार सेंचुरी ईयर आएगा ही आएगा, 3 बार नॉर्मल ईयर आएंगे ही आएंगे। तो 24 24 जोड़ोगे तो 97 बार बनना चाहिए। आपके सामने मैंने 4 पॉइंट बताए। क्या पॉइंट बताए बच्चों, 100 साल में लीप ईयर 24 बार या 25 बार, 200 साल में 48 या 49, 300 साल में 72 या 73, 400 साल में 97 है। इस बात पर बेटा रेलवे के पेपर में बहुत बार जानकारी पूछी गई है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई, आपको पता लग गई बेटा। 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो बिना चिंता किए आप अपने सवाल का उत्तर 97 कह सकते हो ना। एक मेरा भाई बड़ी लेट जागा और कहता जी जरूरी थोड़ी है 1600 से स्टार्ट करो। मैं तुम्हें कहता हूं कॉन्जुकेटिव 400 साल है, तुम कहीं से स्टार्ट कर लो, तुम कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कहीं से भी। आपने कहा जी मैं तो 1321 से मानूंगा, 1321 से अगर 400 साल मानोगे तो ये 1720 पे खत्म होंगे पक्का। इसके बाद में जो इसके बीच में जो सेंचुरी आ रही है, सेंचुरी वो एक तो आएगी 1400 जो आएगी नॉर्मल वाली, एक आएगी 1500 जो आएगी नॉर्मल वाली, एक आएगी 1600 जो आएगी लीप वाली, एक आएगी 1700 जो आएगी नॉर्मल वाली। क्या लीप वाली एक बार आ रही है क्या, एक बार आना मैंडेटरी है। तो आपका जहां मन करे वहां मान लो। 400 साल अगर लगातार है ना, तो लीप ईयर उनमें बीच में 97 टाइम्स ही आएगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ये क्यों ऐसा आया, देखो ये लिख कर दे दिया, समझा भी मैंने आपको दिया, समझने में दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा कोई बच्चा इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहे तो मैंने आपको देखो सारे काम करवा दिए। स्टार्टिंग में 1 साल से लेकर 100 साल तक 76 नॉर्मल और 24 लीप, 101 से 200 में 76 नॉर्मल 24 लीप। ऐसे एक तो देखो 400 वाली लाइन में तुम भी क्या याद रखोगे, कंटेंट तुम्हें ऐसा मिलेगा, इनमें लीप ईयर आ रहे हैं 25। एक बच्चों यहां पे तुम्हें लीप ईयर मिल रहे हैं 25, एक इनमें आपको लीप ईयर मिल रहे हैं 25। आपने कहा जी लगातार 400 साल, अरे मैं कहता हूं कोई से भी ले लो, लगातार 400 साल कोई से भी कर लो, आप कहीं से कहीं तक के। जैसे आपने कहा सर हम तो ये 400 लेंगे, ये 400, तो भी बीच में 25 तो देखो एक बार ही आएगा ना। हमने कहा जी ये 400 लेंगे तो भी एक बार ही 25 आएगा। सर मैं ये 400 लूंगा तो भी एक बार आएगा, ये 400 लूंगा तो भी एक बार आएगा। 400 साल कोई से उठा लो, एक बार ही उसमें 25 वाला काउंट होगा, इसलिए उत्तर 97 आया। तो आपके सामने इस क्वेश्चन का उत्तर 97 क्यों आया था, क्या तुम्हें कारण पता है क्या, रीजनिंग का मतलब रीजन तुम्हें इसका लॉजिक पता लग गया क्यों होता है ऐसा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन खाली इतना ही पूछ लूं ना कि बताओ बेटा 100 ईयर में लीप ईयर कितने आएंगे, तो आप कहना जी 100 में क्या पता 24 भी आते हैं 25 भी आते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं 200 ईयर, तो आप कहना 200 कौन से, ये वाले तो 48 बना रहे हैं, ये 49 बना रहे हैं, ये 48 बना रहे हैं, ये 49, ये 48, ये 48, ये 49। सर धर्म संकट है, कंफर्म नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो ज्ञात भी नहीं कर पाओगे। इसका बताओ ना। बहुत बढ़िया,
उत्तर डी आएगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, कारण मैंने आपको दे दिया है, इसको पढ़ोगे ना, जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसको पढ़ोगे ना, चीजें ट्रांसपेरेंट अपने आप हो जानी है। इस प्रश्न में लगातार 100 वर्षों में लीप ईयर पूछा गया है, परंतु यह 100 वर्ष कौन से होंगे इस बारे में नहीं बताया गया। इन 100 वर्षों में आने वाला शताब्दी वर्ष लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए लीप वर्ष 24 या 25 बार आएगा। अगर आप कोई टीचर की मदद लिए बिना इस शीट को पढ़ो ना, तो भी आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दो 200 क्रमागत वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो ये 48 या 49 बार क्यों आती है आप जान गए होंगे। नहीं विकास, इस प्रश्न में लगातार 200 सालों के बारे में पूछा गया है, परंतु ये 200 साल कौन से होंगे ये हमें नहीं बताया गया। इन लगातार 200 सालों में आने वाला शताब्दी वर्ष लीप ईयर हो भी सकता है, नहीं भी, इसलिए ये 48 या 49 टाइम्स आएगा, इसलिए 48 या 49 बार आएगा। लॉजिक तुमको बता दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है, इस कहानी में अब डाउट नहीं है। इस प्रकार के सवाल रेलवे के एग्जाम में बहुत बार आते हैं, रेलवे के ये फेवरेट टॉपिक हैं, रेलवे की ये प्यारी बातें। बता दीजिए आंसर। आप कहना जी ऐसा क्वेश्चन तो हमारे सामने आ जाए तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तुरंत उत्तर करके आएंगे ऐसा। ये बच्चों वो सवाल है जिसमें कई बच्चे पूरा सवाल पढ़ते नहीं हैं। मेरी बात पे गौर करना बच्चों, इस सवाल में मैंने आपको 29 फरवरी नहीं बोला है, मैंने आपको बोला है 29वां दिन, 29वां दिन मतलब 29 डेट। अब एक बात सुनिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक साल के 12 महीने होते हैं। महीने में दिन यहां होते हैं बच्चों 28 या 29, यहां भी 31, यहां भी 30, यहां भी 31, यहां भी 30, यहां भी 31, यहां भी 31, यहां पर 30, यहां 31, यहां 30, यहां 31, ये होते हैं। यानी जो 29 डेट का इशू है ना, कि कभी आती है कभी नहीं आती है, ये केवल फरवरी के महीने में। पूरे साल में एक फरवरी ऐसा महीना है जिसमें 29 तारीख के बारे में गारंटी सी नहीं होती है, कभी ये आ जाती है कभी नहीं आती है। अच्छा, एक बार मैं फरवरी को साइड कर दूं, अगर मैं एक बार फरवरी को साइड कर दूं बिना फरवरी के, तो आपको पता है क्या कि एक साल में कम से कम 11 बार तो पक्का ही आएगी। अरे 29 तारीख है ना, 29 तारीख है, वो जनवरी में भी आएगी, फरवरी में पता नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब में आएगी। तो एक साल में 11 बार तो पक्का ही आएगी सर जी। एक साल में 11 बार तो 400 साल में 4400 बार तो आना कंफर्म है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन तब जब मैंने फरवरी काउंट करी नहीं है, मैंने फरवरी को साइड कर दिया है, मैंने फरवरी को काउंट नहीं करा बच्चे। फरवरी के बिना, विदाउट फरवरी, बिना फरवरी के 400 साल में 4400 बार आ रही है ना। और ये भी तुम्हें पता है कि सर 400 साल में 29 फैब भी तो आती है, कितनी बार आती है? 97 टाइम ये आती है। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल मिलाकर 29 तारीख की बात करूंगा तो 4497 बनना चाहिए क्या? 4497 बार होना चाहिए क्या? ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बाद में इसको देखना आराम से। सेम क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ है 100 ईयर्स पे, 100 सालों में 29 तारीख पूछी है, तो आपने कहना जी 100 सालों में 1100 बार तो कंफर्म ही है, साथ में 24 भी आ सकता है और 25 भी आ सकता है, इसलिए उत्तर बन जाएगा 1124 या 1125। आपके सवाल का उत्तर बन गया डी। जितनी कहानी अब तक पढ़ रहे हो बेटा सबको उतनी तो क्लियर है ना, जितना पॉइंट आपने अब तक देख लिया उतना तो क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों अगली जानकारी आती है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। इसके बाद जो अगली बात ना, इसका नाम है कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। ये ऑड डेज क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, इसको समझो बच्चों। ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन।
देखो विषम दिन का मतलब ये होता है बच्चे, आपके पास कितने भी डेज हैं, आप इसमें 7 का भाग करके वीक में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कई बार पूरे पूरे दिन 7 के मल्टीपल नहीं होते हैं, 7 के पूरे पूरे नहीं कटेंगे, तो डिवाइड करने के बाद, यानी वीक बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा डे बच गए, जो एक्स्ट्रा डे बच गए उनको आप बोलते हैं ऑड डेज। एक प्रकार से एक्स्ट्रा डे भी कह सकते हैं। जैसे मैंने बोला 10 दिन है बेटा, अब 10 दिन में अगर तुम 7 का भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा, तो आप कहना जी 1 वीक प्लस 3 ऑड डेज कह सकते हैं। हम ना 10 दिन को क्या बोल सकते हैं बेटा, 1 वीक और 3 ऑड डेज। जरा आप बच्चे मुझे बताओ ना, अगर 50 डेज होते, 50 दिन होते, इसमें ऑड डेज कितने हैं? हाँ सर, इनमें ना 50 में 7 का भाग दोगे तो 7 7 49 और 1 दिन आएगा एक्स्ट्रा। ऑड डेज की बात कैसे करते हैं समझ में आ गई? ऑड डेज की बात कैसे करते हैं समझ में आ गई ना? यानी आप कहना जी हमने अपने डेज को 7 का भाग करा, जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो एक प्रकार से ऑड डेज है, सीधी सी कहानी होती है। जैसे 215 दिन होते हैं, आप 215 में 7 का भाग करते तो मेरे हिसाब से बच्चों आपके 30 तो बनते वीक और 5 दिन बचते एक्स्ट्रा। कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि सर हम किसी भी संख्या में 7 का भाग देंगे और जो वो रिमाइंडर बचेगा ना वही हमारे ऑड डे हैं। दुनिया में कोई भी सवाल आ जाए बच्चे, आपका जो ऑड डे होगा ना, ऑड डे वो 0 1 2 3 4 या 5 या 6 इससे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब देखो, अगर किसी नंबर में 7 का भाग कर रहे हो बच्चों, अगर 7 का भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो 7 से छोटा ही बनेगा ना। इतनी तो मैथ जानते होंगे कि अगर किसी नंबर को 7 से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर 10 आ जाएंगे क्या? नहीं, रिमाइंडर तो बच्चे 0 1 2 3 4 5 6 में से ही आएगा, और तो कुछ आना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों लीप ईयर, तो आप कहना सर जी लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2। एक लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं कितने? 2। कैसे भाई? लीप ईयर में 366 दिन, 7 का भाग दोगे 52 बार तो पूरा पूरा जाएगा, 52 वीक्स और 2 डेज ऑड होते हैं क्या? और नॉर्मल ईयर में बच्चों, नॉर्मल ईयर में, सर नॉर्मल ईयर में अगर ऑड डेज की बात करनी है तो इसका मतलब 365 में 7 का भाग दोगे, 52 बार तो भाग जाएगा सर जी, और एक वीक आप, एक दिन आपका आ गया ऑड। आपको यह समझना है कि एक नॉर्मल ईयर में एक दिन ऑड होता है और एक लीप ईयर में 2 दिन ऑड होते हैं। अब प्यारे बच्चों, एग्जामिनर आपसे कहता है एक प्यारी सी बात, बड़े ध्यान से सुनना, आंसर नहीं देना है तुम्हें, मेरी बात को समझना है। लगातार 100 ईयर्स में ऑड डेज। अब लगातार 100 ईयर आप कौन से कह रहे हो ये तो बताया नहीं। हो सकता है एग्जामिनर, मैं एग्जांपल के लिए ये मान लेता हूं 1801 से 1900, बच्चा एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी मान सकते हैं। और एक मैंने लिया है बच्चों ये वाला। ये 2 एग्जांपल क्यों लिए हैं, इनका फर्क देख पा रहे हो? ये 2 एग्जांपल क्यों लिए हैं, इनका फर्क देख पा रहे हो? हाँ, तुम्हें पता लग रहा है ना ये बात। एक में सेंचुरी ली है मैंने नॉर्मल वाली, एक में लिए लीप वाली। अच्छा, इस कंडीशन में, पहले वाली कंडीशन में शायद तुम्हें पता होगा 76 तो बनेंगे नॉर्मल ईयर और 24 बनेंगे लीप ईयर। मैं तुम्हें यह बात पहले बता चुका हूं। एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे बनता है बच्चों एक लीप ईयर में ऑड डेज बनते हैं 2। यानी इनमें से अगर मैं ऑड डेज निकालता हूं ना, इतने इतने आ रहे हैं। 76 में अगर मैं 48 जोड़ूंगा, 8 6 14 का 1 आंसर 124 बन रहा है। आपने कहा सर जी अभी अभी तो आपने बताया था कि ऑड डेज कभी भी 6 से ज्यादा होते ही नहीं है। अब ये जो 124 दिन है इनको भी वीक में कन्वर्ट कर लो। अगर वीक बनता है तो वीक बना लें, तो वीक में कन्वर्ट करोगे, 7 का भाग दोगे, 17 7 119, 5 दिन बच गए जी, 5 दिन, 5 दिन बच गए। वीक कितने हुए उसको मारो गोली, मेरे को वीक वूक नहीं चाहिए, मेरे को तो काम चाहिए ऑड डेज। जो रिमाइंडर बचा है रिमाइंडर को पकड़ो, रिमाइंडर को देखो। और यहां क्या होगा बच्चों, सर इसमें ना 75 तो बनेंगे आपके नॉर्मल और 25 बनेंगे लीप। तो ये कहानियां पेपर में नहीं करनी होती है, मैं तुम्हें ड्राइव करके बता रहा हूं, आगे तुम्हें ये बातें याद हो जाएंगी।
25 दूना 50, 75 और 125, माफ कीजिए 75 और 50, 125। 125 में 7 का भाग दोगे तो ऑड डेज कितने बन जाएंगे? 6। कुल मिलाकर मेरा जो सवाल था कि लगातार 100 ईयर में ऑड डेज कितने आएंगे, तो सर ऑड डेज तो 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। जब तक आप ये नहीं बताओ कि सेंचुरी कौन सी है तब तक नहीं पता। लगातार 100 ईयर में ऑड डेज कितने आएंगे बच्चों, पता लग गया क्या? अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ आसान सी बात बता रहा हूं बेटा, क्लास अपनी 10 मिनट एक्स्ट्रा होगी ना, ऐसा चिंता मत करना, साथ मेरे बने रहना। जैसे मेरी बात समझो, स्टार्टिंग से जैसे 0001 था और 100 तक के साल है, ये नॉर्मल ईयर वाली सेंचुरी है। जरा इसमें बताओ ना बेटा, ऑड डेज कितने निकल के आएंगे? 5। अरे बोलो 5 आएंगे क्या? 100 से 200 में भी कितने 5 ही आएंगे क्या? 100 से माफ कीजिए 101 से, 101 से 200 में भी कितने आएंगे? 5। 201 से 300 में कितने आएंगे? 5। और 301 से 400 में कितने आएंगे? ये 6 क्यों आ गया? आपको कारण तो पता लग ही गया होगा, आपको कारण तो पता लग ही गया होगा, आपको ये बात तो समझ में आने लग गई होगी कि लीप ईयर का कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा एग्जाम्पल बताने की नीड नहीं है, आप बात को समझ गए। मतलब जब सेंचुरी आती है लीप वाली तो 6, सेंचुरी आई नॉर्मल तो 5। तो आपने जो अभी अभी सवाल किया कि सर लगातार 100 ईयर्स में ऑड डेज, उत्तर बनेगा 5 या 6। लेकिन बच्चों मैं अगर लगातार 200 साल बोल दूं, 200 साल, तो आप कहना चाहिए 200 साल कौन से? देखो ये 5 और 5 10, ये करोगे तो 11, ये करोगे 11, ये करोगे 10, ये करोगे 10, ये करोगे 11, तो जोड़ने पर तो 10 या 11 आ रहा है। पर मैंने आपको बताया था ना कि लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, कुछ भी हो बेटा, ऑड डेज कभी 6 से बड़ा तो आएगा ही नहीं। तो 10 दिन में से भी एक वीक निकल सकता है, 11 में से भी एक वीक निकल सकता है। 7 का भाग देकर बच्चों आप 3 या 4 कह सकते हो क्या? 7 का भाग देकर, 7 का भाग करके जो रिमाइंडर बचे वो बोलना है। बहुत बढ़िया सर जी। तीसरा पॉइंट मुझे बता दो, लगातार 300 साल, लगातार 300 साल में, अब 300 साल कौन से? ये लोगे तो 15, ये लोगे तो 16, इनमें भी 16, इनमें 16, इनमें 15। तो 300 साल कोई भी लीजिए, 15 या 16 बन रहा है, लेकिन 7 का भाग देकर 1 या 2 कहना पड़ेगा। और वहीं मैं आपको कह दूं बच्चे कि लगातार 400 साल, लगातार 400 साल में, अब आप जोड़ दीजिए 400 साल कोई भी जोड़ोगे बेटा 21 बनेगा, 21 का मतलब 0, 7 या 21 पूरा पूरा भाग गया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। दोस्तों मेजर बात को समझो, 400 साल तक पहुंचकर ना इनके ऑड डे बन गए थे 0, इसलिए ग्रेगरी साहब ने कैलेंडर को 400 साल पर रोक दिया कि अब ऑड डे भी 0 बन गए, सारी कहानी सेट हो गई। तो 400 साल का कैलेंडर बना दिया और हमने बार बार इस कैलेंडर को यूज कर लिया। 400 साल का कैलेंडर अपने आप में परिपूर्ण था, ना कोई इसमें ऑड डेज बचता है, ना कोई और कहानी बचती है। मामला हो गया एकदम रिजॉल्व, एकदम कहानी होगी बढ़िया। आगे बात समझ में? पेपर में सवाल ऐसे बनेगा बच्चों, 100 लगातार सालों में ऑड डेज कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे? तो आपका उत्तर तो आना चाहिए 5 या 6, पर आपको यह कारण भी याद होना चाहिए कि 5 या 6 क्यों आया है। एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, उस बात की चिंता मत करें आप। सर 200 सालों में 3 या 4 बार होता है, ये 3 या 4 क्यों आया ये भी देखो एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, चिंता की कोई बात है नहीं। 300 सालों में कितनी बार आएगा? सर 300 सालों में आएगा 1 या 2 बार। 1 या 2 बार क्यों आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है बच्चों। और फाइनली आज की क्लास का आखिरी सवाल, 400 सालों में लीप ईयर कितनी बार आएगा? तो 400 सालों में आएगा बच्चों ऑड डे कितनी बार आएगा? तो ऑड डे आएगा 0 बार। ये बच्चों आज के कैलेंडर के इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने आपको 16 क्वेश्चन बताए, और आज जो मैंने आपको जरूरी कंसेप्ट सिखाया ना, वो देखो एक तो बताया है मैंने आपको नॉर्मल ईयर का और लीप ईयर का डिफरेंस कैसे वेरीफाई होता है, ये कहानी बताई। एक हमने आज आपको बताया 29 फरवरी काउंट कैसे करते हैं, कितनी बार आती है उसके बारे में, और एक कहानी बच्चों मैंने आपको बताई है ऑड डेज के बारे में। ये 3 बातें बच्चों आप कल की क्लास में आने से पहले
बड़े अच्छे प्रकार से रिवीजन करके आइएगा। कल इससे रोचक, इंटरेस्टिंग, बढ़िया बढ़िया बातें पढ़ेंगे। तो आप बच्चों इतनी बातों को रिवाइज करके आइएगा बड़े तरीके में, बड़े अच्छे प्रकार से। एक सेकंड का वेट करना, एक आपके आवश्यक जानकारी है मेरे पास। बच्चों इस क्लास के बाद 5 बजे ना आज तुम्हारी एक स्पेशल क्लास होगी, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, एक सीजीएल 2023 का रीजनिंग का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। आप मेरी प्रोफाइल पे जाके उस क्लास में एनरोल कर सकते हैं, और वो क्लास बेटा फ्री वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो जो भी बच्चे उस क्लास को पढ़ना चाहें वे डेफिनेटली उसे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। लिंक इसका मैं आपको दे देता हूं बेटा, ये अपनी उस फ्री क्लास का लिंक है। 5 बजे ये क्लास होगी, आप लोग बेटा इस क्लास में ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको एक पेपर का पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा। उस प्रैक्टिस से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। गगन कहेंगे को किताब बताएंगे, गगन बेटा मेरी शीट पढ़ोगे ना, जो शीट्स मैं आपको दूंगा ना उनको पढ़ोगे ना, तो कोई भी किताब का कंटेंट पढ़ने की नीड नहीं है, इतना कंटेंट आपको हमारी शीट में मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। आशा करता हूं कि सेशन आपने यूजफुल रहा होगा बच्चे। कल आगे बात करेंगे, आज इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।